मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि जो विधायक दल के नेता के चुनाव में मेरे बिल्कुल खिलाफ रहा हो वह मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री कहलाए। उधर से इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, वह भी तो अपनी पार्टी में ही है, माथुर के बगैर शपथ नहीं होगी। आखिरकार ना चाहते हुए भी शिवचरण माथुर के नाम को लेकर हरिदेव जोशी को आला कमान के आगे झुकना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर एक जगह शिवचरण माथुर ने खुद लिखा है, जोशी जी ने मंत्री बनाने से पहले मुझे अपने पास बुलाया और कहा, भाई शिवचरण जी, चुनाव में रामनिवास मिर्जा और मैं हम दोनों थे। सबका अधिकार है वह किसी का भी पक्ष और चुनाव के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। हम सबको मिलकर राजस्थान का भला करना है और मैं आपको मंत्रिमंडल में लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे प्रति वफादार रहेंगे या नहीं। मैंने हरदेव जोशी जी से कहा, जोशी जी, आप और मैं समकालीन नेता रहे हैं, कंटेम्पररी नेता रहे। आप डूंगरपुर के नेता थे। उस समय में मैं विद्यार्थी कांग्रेस का सेक्रेटरी था। वहाँ एक कॉलेज में स्ट्राइक हुई थी। उस समय आपने मेरा स्वागत किया था। हम लोग समकालीन हैं। रहा राजनीति में वफादारी का सवाल, आई विल गिव यू ऑल कोऑपरेशन फॉर द सक्सेस ऑफ द मिनिस्ट्री। लेकिन वफादारी तो मेरी इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस के उसूलों के प्रति रहेगी। हरदेव जोशी ने शिवचरण माथुर को अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन बेमन से। उन्हें मंत्रालय दिया गया फूड एंड सिविल सप्लाईज। अब बताते हैं आपको शिवचरण माथुर का वो सफर, कैसे वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और कैसे राजनीतिक सफर उनका आगे बढ़ा। उनके सियासी सफर की शुरुआत का अहम किस्सा हुआ यूं कि 1962 में लोकसभा का चुनाव हुआ। भीलवाड़ा से कालूलाल श्रीमाली लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1964 में कामराज योजना आई और उसके कारण कालूलाल जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वे मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए थे। इससे उनकी सीट खाली हो गई। यह वह जमाना था जब स्वतंत्र पार्टी उभर रही थी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी अपने राजनीतिक चरम पर थी। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती थी और तूफानी दौरे वो करती थी। उधर शिवचरण माथुर को श्रीमाली जी की जगह लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने कहा। शिवचरण माथुर उस समय भीलवाड़ा के जिला प्रमुख थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी से तब माथुर ने ये कहा कि मैं तो मिड टर्म इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तब कांग्रेस लीडरशिप ने यशवंत नाहर को चुनाव लड़ाने की बात की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और बहरहाल माथुर ने ही चुनाव लड़ा। उनके सामने थे जनरल नाथू सिंह। 1964 में सांसद बनने के बाद माथुर ने कभी पीछे नहीं देखा। अब वह समय आ गया था जब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए यह एक सपने के पूरा समान होने जैसा होता है। 14 जुलाई 1981 को शिवचरण माथुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि माथुर का ही चयन क्यों किया गया, जबकि वो जिस जाति कायस्थ वर्ग से आते हैं उसका राजस्थान की सियासी जमीन पर कोई मजबूत वजूद नहीं कहा जा सकता। मगर इंदिरा गांधी मानती थी कि जाति के आधार पर गवर्नमेंट अच्छी नहीं चल सकती, इसीलिए चीफ मिनिस्टर उसे बनाया जाए, इसका कोई जातिगत बेस ना हो, बल्कि प्रशासनिक और सबको साथ लेकर चलने की जिसमें क्षमता हो। यही कारण है कि शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री कहलाए। पहली बार जब माथुर मुख्यमंत्री बने तब सियासत में एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस में बिना किसी विधायक के समर्थन के 3 बार के एक विधायक को सिविलाइंस की सबसे बड़ी कुर्सी मिल गई। 11 जुलाई 1981 की दोपहर से दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर पुराने राजस्थान हाउस के भवन में शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और तमाम प्रमुख नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को हटवाने के लिए
रणनीति बनाने का काम चल रहा था। ये तमाम नेता डेरा डाले हुए थे। तभी राजस्थान हाउस के रिसेप्शन पर लगे टेलीफोन की एक घंटी बजी। शिवचरण माथुर को बुलाने के लिए कहा जाता है और माथुर ने जब फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर के.पी. माथुर थे। उन्होंने तुरंत राजस्थान हाउस खाली करने के लिए उनसे कहा और ये कहा कि आप जयपुर के लिए रवाना हो जाइए और पृथ्वीराज रोड पर ही 2 रोड लाइट के बाद तीसरी रेड लाइट पर साइड में खड़े हो जाइए। आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, वह लेकर मैं आ रहा हूं। के.पी. माथुर का संदेश सुनकर शिवचरण माथुर ने आनन फानन में अपना सामान पैक कर एक कार को खुद ही चलाकर डॉक्टर माथुर की बताई जगह पर पहुंच गए। कुछ ही देर में डॉक्टर माथुर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपके लिए संदेश है, आप तुरंत जयपुर जाइए। 3 दिन बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले हैं। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। फिर दूसरे दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर आएंगे और वह आपके नाम की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक दल की बैठक में घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का डॉक्टर माथुर की ओर से दिया गया संदेश पाकर शिवचरण माथुर जयपुर आ गए। 3 दिन तक इतने महत्वपूर्ण संदेश को उन्होंने अपनी पत्नी से भी छिपा कर रखा, क्योंकि डॉक्टर माथुर ने यही कहा था कि किसी को नहीं बताना। 12 जुलाई को जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 14 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में आए ऑब्जर्वर ने माथुर के नाम को सीएम के लिए ऐलान कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ जैसे डॉक्टर के.पी. माथुर ने शिवचरण माथुर से कहा था। उसी दिन शाम 4 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के साथ ही आगे चलकर शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल भी रहे। एक विजन के अनुसार मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिवचरण माथुर ने अनेकों ऐसे कार्य किए जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोग बीसलपुर का जो पानी पी रहे हैं, जो उनकी प्यास बुझा रहा है, 1985 में शिवचरण माथुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। उस समय राज्य के सिंचाई मंत्री थे कद्दावर किसान नेता परसराम मदेना। सिंचाई के लिए बना बीसलपुर आज जयपुर, अजमेर, टोंक समेत कई शहरों को पानी पिला रहा है। विद्यार्थी जीवन में शिवचरण माथुर कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से बेहद प्रभावित रहे। मिश्रित समाजवाद को मानने वाले माथुर ने अपने जीवन में दास कैपिटल किताब कई बार पढ़ी। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित रहे। कृषि, पशुपालन, पंचायती राज की मजबूती, पावर जनरेशन, सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना और नहरों का जाल उनके कालखंड में बिछाया गया। अपने निर्वाचन क्षेत्र मांडलगढ़ में 60 बांधों समेत एनीकटों का जो निर्माण उन्होंने उस दौर में कराया और विकास के कई सोपान खड़े किए, मांडलगढ़ की जनता आज भी उन्हें याद करती है। 1972, 1980, 1991, 1998, 2003, 2008 तक मांडलगढ़ से विधायक रहे। शिवचरण माथुर के जीवन का यादगार घटनाक्रम था उनका वैवाहिक कार्यक्रम, उनकी शादी। माथुर का सुशीला देवी से विवाह एक ऐतिहासिक घटना थी। सुनाते हैं आपको स्वाधीनता सेनानी और माणिक्यलाल वर्मा और नारायणी देवी की बेटी सुशीला देवी से शिवचरण माथुर की शादी कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। जब देश आज़ाद हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ सरकार में अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। इस मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया भी मंत्री थे। इससे पहले तमाम जो शादी का घटनाक्रम है उसके बारे में शिवचरण माथुर की बहन सरला माथुर ने अपनी एक किताब में लिखा है। 1945 में देसी राज्य लोक परिषद अधिवेशन होने वाला था। इन्हीं दिनों
माणिक्यलाल वर्मा जी, जिन्हें हम मामा साहेब कहते थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। अपनी बेटी सुशीला का संबंध शिवचरण से करने के लिए कहा। पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी। साथ ये भी साफ कहा कि विवाह पारंपरिक रीति रिवाज से होना चाहिए और बहुत सादगी से होना चाहिए। उधर उदयपुर में अधिवेशन की तैयारी काफ़ी तेज थी। ये वो दौर था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उस दौर में कार्यकर्ताओं के दल के अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर और सुशीला देवी थी महिला दल की अध्यक्ष। फिर क्या था, 1 जनवरी को उदयपुर के स्काउट गाइड मुख्यालय पर अधिवेशन हो रहा था। साल था 1945 और यहीं पर वैवाहिक आयोजन भी हुआ। उस दौरान उदयपुर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। घोड़े पर तिरंगा लिए जो महिला उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी वो थी सुशीला देवी। दिलचस्प बात है, शादी कराने के लिए वधू पक्ष से जयनारायण व्यास और उनकी पत्नी और वर पक्ष से गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और उनकी पत्नी बैठे। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मंडप में मौजूद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा और उस समय के कई ख्यातनाम स्वाधीनता सेनानी। नेहरू जी ने आशीर्वाद स्वरूप फ्रेम से मढ़ा हुआ फोटो वर वधू को दिया, जिस पर मंगल कामना लिखी थी। आइए हम सुनाते हैं अब वो घटना जो शिवचरण माथुर के कैरियर के अंदर सियासी भूचाल लेकर आई। 1985 की इस घटना की चर्चा इन दिनों भी काफी हो रही है, क्योंकि एक फैसला हाल ही में अदालत से आया है जो मथुरा की एक निचली अदालत का है। यह घटना है राजस्थान के भरतपुर के तत्कालीन विधायक राजा मान सिंह की हत्या से जुड़ी है। इस मामले में 35 साल बाद आए मथुरा की अदालत के फैसले में 11 पुलिसकर्मियों को मान सिंह की हत्या का कसूरवार ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद और अन्य सजाएं सुनाई गई। आखिर क्या था ये पूरा मामला? डीग के राजा मान सिंह की लोकप्रियता उस समय चरम पर थी। वे 1952 से लेकर लगातार 7 बार कुमेर और डीग विधानसभा क्षेत्रों से निर्दलीय विधायक चुनते जा रहे थे। इधर 1947 से साल 1985 तक का जो समय था, देश की राजनीति उस समय काफ़ी बदल गई थी, लेकिन भरतपुर रियासत का झंडा अभी भी भरतपुर और डीग के किले पर लहराता था। जब इस परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे तो चुनाव चिन्ह के अलावा रियासत का झंडा ही इनकी पहचान थी। 1985 में हुए राजा मान सिंह की हत्याकांड की असली कहानी भरतपुर रियासत के इस झंडे के अपमान के इर्द गिर्द ही लिखी गई। 1985 तक कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में कांग्रेस ने मान सिंह के सामने किसी दूसरे राजा को उतारना बेहतर समझा। कांग्रेस की तलाश एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बृजेंद्र सिंह को उनकी शाही पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पूरी हुई। उन्हें राजा मान सिंह के विरोध में खड़ा किया गया। इस खबर से उत्साहित कांग्रेस समर्थकों ने किले में लाखा तोप के पास लगे राजा मान सिंह के रियासतकालीन झंडे को हटाकर वहां कांग्रेस का झंडा लगा दिया। इससे मान सिंह नाराज हो गए और झंडे के अपमान के बाद उन्होंने जो किया वह इतिहास बन गया। 20 फरवरी 1985 को शिवचरण माथुर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए डीग पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मान सिंह अपने समर्थकों के साथ चौड़ा बाजार पहुंचे और वहां कांग्रेस के सभा मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वे अपनी जीप से स्थानीय स्कूल पहुंचे और वहां खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को कई बार टक्कर मारी। तब तक माथुर सभा स्थल की ओर निकल चुके थे। इस अफरा तफरी में मुख्यमंत्री ने टूटे सभा मंच से ही जनता को संबोधित किया, लेकिन उन्हें सड़क मार्ग से जयपुर लौटना पड़ा। उधर स्थानीय पुलिस पर दबाव था राजा पर कार्रवाई को लेकर। पुलिस जीप के ड्राइवर महेंद्र सिंह ने जीप को राजा मान सिंह की जौंगा के आगे लगा दिया। जब राजा अपनी गाड़ी को पीछे करने लगे तभी फायरिंग हो गई। इससे मान सिंह, सुमेर सिंह और हरि सिंह को गोली लगी। सभी को भरतपुर अस्पताल में लाया गया, जहां मान सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसी जीप में राजा के दामाद
विजय सिंह सिरोही भी सवार थे, जो किसी तरह बच गए। घटना के बाद पूरे भरतपुर में रोष फैल गया। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा। खूब आगजनी हुई, हिंसा हो गई। यूपी तक इसका असर हुआ। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसमें लोग मारे भी गए। सरकार के लिए हालात काबू करना मुश्किल हो गया। मान सिंह की अंतिम यात्रा में शोकाकुल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उधर कांग्रेस आलाकमान ने सोचा कि इस हत्याकांड के बाद शिवचरण माथुर अगर मुख्यमंत्री रहे तो पूर्वी राजस्थान, खासतौर से भरतपुर धौलपुर के बेल्ट में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे और इसका असर उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर पड़ेगा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने तत्काल शिवचरण माथुर को इस्तीफा देने का निर्देश दिया। शिवचरण माथुर ने 22 फरवरी 1985 की आधी रात को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 22 फरवरी 1985 की रात उन्हें राजीव गांधी के निजी सहायक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता माखनलाल फोतेदार का फोन आया। इस घटना से भरतपुर और मथुरा के जाट बहुल क्षेत्रों में गलत संदेश जाएगा, इसलिए आपको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। फोतेदार के संदेश के बाद शिवचरण माथुर ने आधी रात को इस्तीफा दे दिया। ये वो दौर था जब शिवचरण माथुर के लिए अपने आप में एक अपमान का दौर था। लेकिन इस घटना से परे अगर देखें शिवचरण माथुर के राजनीतिक जीवन को, तो उन्हें प्रदेश के लिए कई अहम फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में रिफाइनरी लगे, ये बात उन्होंने तब की थी जब वो प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख थे। आज जब नए जिलों की बात हो रही है, अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की है। उस दौर में 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जिला का दर्जा मिला था। तब घोषणा की थी राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने। माथुर ने धौलपुर को भरतपुर जिले से अलग कर नया जिला बनाने का ऐलान किया था। शिवचरण माथुर से जुड़ी सियासी गाथा में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सामने समय की बंदिश है। अध्याय के अगले एपिसोड में हम एक नई राजनीतिक गाथा के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।